अब आज हमें इस निश्चित बैच की छठी क्लास लेनी है और इस निश्चित बैच में आज हमें बात करनी थी गाउसेस थ्योरम की। पहले थोड़ा सा हम समझ लें कि गाउसेस थ्योरम की ज़रूरत क्यों। तो इस कड़ी में आप यूँ समझ लीजिए, जब हम सामान्य मेथड्स के माध्यम से इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं तो हम फिर गाउसेस थ्योरम की यूज करने लगते हैं, गाउसेस थ्योरम की मदद लेने लगते हैं। यानी गाउसेस थ्योरम की सहायता से हम बहुत कॉम्प्लिकेटेड सरफेसेस का भी इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। और गाउसेस थ्योरम को आज हमें प्रूफ करना है। देखिए गाउसेस थ्योरम, मान लीजिए ये एक चार्ज है प्लस क्यू चार्ज, और इस प्लस क्यू चार्ज को हमने घेर रखा है एक स्मॉल आर त्रिज्या के गोले से। स्मॉल आर त्रिज्या के गोले से कहीं इस पॉइंट पर हम एक बहुत छोटा सा चार्ज, बहुत छोटा सा सरफेस एरिया मान लेते हैं, और ये सरफेस एरिया है इसका इस तरह से, एन कैप की दिशा में इसका सरफेस एरिया डी ए है, और इस चार्ज ने इस पॉइंट पर ये इस तरह से, तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस तरफ होगा, और इसका जो एरिया होगा वो कहीं इधर होगा इसके अभिलंबवत। यानी इस दशा में हम ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में नहीं है, और ये माइन्यूट क्यूबिक एंगल है डी ओमेगा। यहाँ से सबसे पहले हम फ्लक्स को कैलकुलेट करेंगे और माइन्यूट फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे। इस माइन्यूट फ्लक्स को कैलकुलेट करने के बाद फिर हम इंटीग्रेट करेंगे और पूरे सरफेस का फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे। ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं कि हर जगह का फ्लक्स और पूरा इतना 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 पूरे गोले में निकलेगा, उन सबको जोड़ना पड़ेगा। इससे बेहतर है कि हम एक इक्वेशन बना लें और पूरे सरफेस का फ्लक्स निकालने के लिए हम उसे इंटीग्रेट कर दें, उसका इंटीग्रेशन कर दें, तो पूरे सरफेस का फ्लक्स कैलकुलेट हो जाएगा। यहाँ पे चूंकि आपने छोटा सा एरिया लिया हुआ है इसलिए टोटल फ्लक्स नहीं आएगा। अगर आप टोटल एरिया लेंगे तो हर जगह के एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अलग अलग है, तो आप इकट्ठे टोटल एरिया नहीं ले सकते, उसमें हमें थीटा और ओमेगा को कंसीडर कराना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे हम कहेंगे बिंदु P से गुजरने वाला अवयव वैद्युत फ्लक्स। पहले थोड़ा सा निकालेंगे, गुजरने वाला अवयव वैद्युत फ्लक्स। तो अवयव का मतलब हो गया माइन्यूट इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे, वेक्टर E डॉट वेक्टर dA, और चूंकि डॉट प्रोडक्ट हो रहा है इसलिए समझ में आ रहा है कि इसका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी है। तो यहाँ से आएगा डी फाई ई बराबर ई डी ए कॉस थीटा।
अब ये चूंकि पॉइंट चार्ज है और इस पॉइंट चार्ज के कारण यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा स्मॉल r डिस्टेंस में, E इक्वल्स टू 1/4πε0 Q/r²। तो यहाँ से आएगा d phi E बराबर 1/4πε0 Q/r² इंटू dA cos थीटा। बातें बनेंगी इस तरह की। अब अगर हम देखें तो ये बनेगा d phi E इक्वल टू 1/4πε0 या Q/4πε0 dA cos थीटा बटा r²। अब अगर हम क्यूबिक एंगल की डेफिनेशन आपको पढ़ाते तो हम आपको बताते कि dA cos थीटा अपन r² एक्चुअली क्यूबिक एंगल है। तो इसे हमने नहीं पढ़ाया है जानबूझ के dA cos थीटा बाई r², क्योंकि फ्रेशर बैच में ये सब पढ़ाया जाता है। तो ये होगा d phi इक्वल टू Q/4πε0 इंटू डी ओमेगा। इससे ये समझ में आया कि इस कंडक्टर का, इस चालक से जो भी एरिया, जो भी फ्लक्स निकलेगा वो फ्लक्स डी ओमेगा पर डिपेंड करेगा। यानी अगर हम टोटल फ्लक्स निकालना चाहें तो हमें टोटल क्यूबिक एंगल की वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो हम बता देंगे अतः गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, तो फाई इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रल या क्लोज इंटीग्रेशन Q/4πε0 इंटू डी ओमेगा। अब आप जानते हो कि टोटल जो क्यूबिक एंगल होता है वो 4 पाई होता है, तो रख देंगे। इसलिए फाई इक्वल टू Q/4πε0 इंटू 4 पाई। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा और फाई इक्वल टू निकल के आएगा Q/ε0। ये आपको समझ में ठीक से आया है। अब इससे हम कुछ कंक्लूजन्स कल की क्लास में निकलवाए थे। जो बच्चे आज नए अगर एक आधे देख रहे हैं तो वो पीछे के 6 वीडियोस 5 वीडियोस और पड़े हुए हैं, शुरुआत से देख सकते हैं ताकि उन्हें ठीक से सब कुछ समझ में आ जाए। फाई इक्वल टू Q/ε0। और यहाँ पर क्या हम कहीं ये देख रहे हैं कि स्मॉल r का क्या रोल है? कहीं ये देख रहे हैं कि इस इतने बड़े गोले का या इससे छोटा गोला ले लिया जाता है उसका कोई रोल है? क्या इससे ये प्रभाव पड़ रहा है कि ये बेलन लिया गया था या गोला लिया गया था? आप हर बात में ना ही बोलेंगे। इससे ये पता चलता है कि किसी भी पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स पृष्ठ की आकृति और आकार पर निर्भर नहीं करता। 12th क्लास में एक ऐसा ही सवाल है, मुझे ध्यान है, उसकी रेडियस दाएं बाएं की जाती है और आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए अब कितना फ्लक्स निकलेगा। द फ्लक्स विल अनचेंज्ड बिकॉज फ्लक्स इज नेवर अफेक्टेड बाय द शेप एंड साइज ऑफ द कंडक्टर। फ्लक्स कभी प्रभावित नहीं होता इस कंडक्टर के शेप एंड साइज से। तो जिसको भी ना मालूम रहा हो ये भी मालूम कर लो कि पृष्ठ का जो कुल वैद्युत फ्लक्स होता है वो पृष्ठ की आकृति और आकार पर निर्भर नहीं करता है। यहाँ Q/ε0 का मतलब हुआ ε0 कांस्टेंट है, निर्वात की वैद्युतशीलता है, और Q हमारा चार्ज है, यहाँ पर इसके शेप एंड साइज जैसी कोई बात नहीं आई है। ठीक है, ऐसे ही हम लोग इसी में पढ़ते हैं यदि कोई लंबा तार हो, आवेशित लंबा तार हो, इस तरह से उसमें प्लस Q चार्ज को पूरा फैला दिया गया है, यहाँ तक फैला हुआ है नीचे तक, और हमें यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करवाना है स्मॉल r,
तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आता है 1/2 पाई एप्सिलॉन 0 लैम्डा बाई आर। और अगर इसका वेक्टर फॉर्म लिखा जाए तो इस तरह से लिखा जाता है, ठीक। अचालक चादर के कारण अगर निकालना हो तो अचालक चादर के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड आता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0। क्यों ये बता रहे हैं? क्योंकि अभी इनसे हमें सवाल लगाना पड़ेगा। और डेरिवेशंस अगर आपको नहीं आए हैं तो हमारे फ्रेश बैच को आप ऑफलाइन ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप अभी 12th क्लास में गए हैं, ये स्पेशली उन बच्चों के लिए क्लास है जो या तो किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं फिजिक्स से रिलेटेड, या फिर 12th का उन्हें बोर्ड एग्जाम देना है। अगर आपके भी घर में कोई IIT JEE या एयरफोर्स जैसी किसी परीक्षा की तैयारी कर रहा है तो इस वीडियो को आप उस तक भेज सकते हैं। चलिए बात आगे करेंगे। एक न्यूमेरिकल है छोटा सा, लिखिएगा। प्रस्तुत चित्र में, मैं प्रस्तुत कर रहा हूं, घबराइए नहीं। प्रस्तुत चित्र में निकाय से गुजरने वाले कुल वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। ये घन है, जिसमें वैद्युत क्षेत्र वेक्टर E इक्वल टू 2x i कैप वोल्ट प्रति मीटर से प्रदर्शित है तथा पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश की भी गणना कीजिए। घन की भुजा a मीटर है। घन की भुजा a मीटर है। बहुत खूबसूरत सवाल है ये। प्रस्तुत चित्र में निकाय से गुजरने वाले कुल वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू 2x i कैप वोल्ट पर मीटर से प्रदर्शित है और जिसकी भुजा है उस घन की a मीटर। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अगर आपका कोई भी रिलेटिव फिजिक्स से रिलेटेड तैयारी कर रहा है तो आप उसे वीडियो भेज सकते हैं, फीडबैक ले सकते हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर E इक्वल टू 2x i कैप है, which tells us that I am changing, which tells us that I am variating with the respect of the x-axis। मैं x अक्ष के साथ साथ बदल रहा हूं, ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड कह रहा है। साफ साफ बता रहा है उसने, मौसम की तरह तुम भी वाली कोई लाइन नहीं है, एकदम पक्का बदल रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज 100% चेंजिंग विद द रेस्पेक्ट ऑफ द एक्स एक्सिस, एज वेल एज यू विल गो अवे फ्रॉम द ओरिजिन पॉइंट। जो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इंक्रीज्ड। जैसे जैसे आप ओरिजिन पॉइंट से राइट साइड में जाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जाएगा। एट द ओरिजिन पॉइंट देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप जहां भी बैठे हैं उसमें ही हम आपको बता देते हैं कि आप यूं समझ लीजिए कि आपके कमरे की कुल 2, 4, 6 छतें दिख रही होंगी, 6 दीवारें दिख रही होंगी ऊपर और नीचे को मिला करके। कमरे के किसी एक कोने को आप मूल बिंदु मान लीजिए और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड उसी दिशा में, एक्स एक्सिस की दिशा में मान लीजिए। अब हम जानते हैं कि जो फ्लक्स है वो फ्लक्स एग्जैक्टली होता है वेक्टर E डॉट वेक्टर A, दैट इज EA cos थीटा, दैट इज EA cos थीटा। इफ थीटा इक्वल टू 90 देन फ्लक्स विल बी 0। अब हमें एरिया को समझना पड़ेगा। जैसे ये एक्स एक्सिस है, वो एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है।
ठीक है, इसके भी अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, उधर जहाँ बोर्ड है उधर इलेक्ट्रिक फील्ड है, गंगा मैया की तरफ हमारे यहाँ से जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसका अगर हम एरिया देखेंगे तो बाहर की तरफ ऐसे आएगा, उसका अगर हम एरिया देखेंगे तो उधर वाले कमरे की दीवार का, कमरे की वो वाली जो दीवार है उसका भी एरिया इधर आएगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, इसी तरह से ऊपर और नीचे वाला देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ये है और जो नीचे वाले है वो उसका एरिया ऐसे आएगा, फिर 90 डिग्री। उस छत का एरिया नीचे आएगा, फिर 90 डिग्री। मतलब ना इस छत से फ्लक्स गुजरेगा, ना इस छत से फ्लक्स गुजरेगा, ना इस से फ्लक्स गुजरेगा, ना उससे फ्लक्स गुजरेगा। तो फिर किससे फ्लक्स गुजरेगा? जो बचा है उससे गुजरेगा। एक ये दीवार बची है और एक ये दीवार बची है। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है? एक्स अक्ष की दिशा में। कहाँ है? एक्स अक्ष की दिशा में। ये दीवार का एरिया कहाँ होगा? एक्स अक्ष की दिशा में। कितना प्यारा क्वेश्चन है, आ रहे समझ में कि नहीं? उस दीवार का एरिया कहाँ होगा? एक्स अक्ष की दिशा में। यानी नाउ देयर इज 0 डिग्री एंगल बिटवीन द ई एंड ए। Now there is 0 degree angle between the E and A on this surface. इस सरफेस की कहानी क्या है? इस सरफेस पर तो ओरिजिन पॉइंट है, मूल बिंदु पर ये सरफेस है, ये वाला सरफेस। देखिए हम आपको बाई फिगर समझाते हैं। ये वाला सरफेस जो है वो मूल बिंदु पर है। ये वाला सरफेस कहाँ है? मूल बिंदु पर है। इसका एरिया इधर आएगा dA, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा। खैर 90 तो नहीं है, 0 तो नहीं होगा, लेकिन 180 है, माइनस जरूर होगा। लेकिन ये चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड बदल रहा है और यहां पर x का मान 0 होगा, इसलिए यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, इसलिए इससे कोई फ्लक्स नहीं निकलेगा। समझ आ रही बात? यानी अगर हम चाहें तो इससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल सकते हैं। E डॉट, इसका मान हम रख सकते हैं a स्क्वायर, और माइनस का स्क्वायर होगा क्योंकि एक्स अक्ष की निगेटिव दिशा में है, या माइनस आई कैप ऐसे। लेकिन मेरे बच्चे चूंकि E यहाँ पर 2x आई कैप है तो 2x a स्क्वायर आई डॉट आई 1 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो x है उसका मान क्या है? 0 है, इसलिए इससे कोई भी फ्लक्स निर्गत नहीं होगा। ठीक है, ये कौन सा प्लेन है बेटा? ये y है। ये कौन है? z है। तो बता देंगे। अच्छा, इन्हीं दोनों में केवल एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के मध्य एंगल 90 डिग्री नहीं होगा, बाकी हर जगह होगा। हाँ, अब आओ यहां चलते हैं। एरिया ये होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी ये होगा, और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ तो इतनी भुजा चल के आए हो। x की जगह पर क्या मान रखोगे? a रखोगे, क्योंकि इसकी साइड कितनी है? a है। नॉमिनेट कर लेंगे a b c d e f g एंड h। अब आप बता देंगे पृष्ठ b c e f से गुजरने वाला फ्लक्स। बाकी सबके साथ तो 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। इसके साथ माइनस का फ्लक्स आ सकता था, लेकिन चूंकि मूल बिंदु की मामले की बात आ गई, इसलिए इसका जो x होगा वो 0 हो जाएगा और वहां से काम खत्म हो जाएगा। तो हम कहेंगे फाई ई बराबर वेक्टर e डॉट वेक्टर डी ए डी फाई ई बराबर, या फाई ई बराबर e की वैल्यू है 2x आई कैप डॉट, उसकी वैल्यू आएगी a स्क्वायर आई कैप, क्योंकि x अक्ष की धनात्मक दिशा है, तो आई डॉट आई 1 हो जाएगा 2x इंटू ए स्क्वायर। चूँकि यहाँ पर x कितना आया है? a आया है, चल के गए हैं हम
तो ये होगा फाई ई बराबर 2a इंटू ए स्क्वायर 2a क्यूब बराबर फाई ई। ये कुल फ्लक्स हो गया। आ रहा है समझ में? मुझे समझ में आता है कि तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि तुम्हें समझ में आ रहा होता तो खूब इसका प्रचार हो जाता। 2a क्यूब एप्सिलॉन 0 बराबर क्यू, टोटल चार्ज आ गया। आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, अनंत लंबाई की दो